हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल के लिए मतलब बिहार स्पेशल एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में मैं सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे और आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए क्या है ना कि अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार से संबंधित, जैसे कि हाल ही में जनवरी में आप लोगों को प्रस्तावित है एईडीओ का, और उसी में समय में बीएसओ का भी एग्जाम है, साथ में एएसओ का भी होने वाला ही है। और अगला एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी का जो सीजीएल 4 मतलब सीजीएल 4 का जो एग्जाम होने वाला है, तो क्या, और साथ में अभी दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी एग्जामों में आप सभी लोग जितने भी बिहार के एग्जाम देते होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार स्पेशल का कितना वेटेज है। अगर जो 150 प्रश्न जीएस पूछ रहा है तो लगभग 20-25 प्रश्न बिहार स्पेशल तो होता ही है। तो और ऐसा नहीं कि इसमें जितने प्रश्न पूछते हैं बहुत हार्ड होते हैं, फैक्ट होते हैं। तो सारे के सारे ज़्यादातर लगभग फैक्ट ही होते हैं। तो इन सभी को एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मतलब संकलित किया गया है। तो उन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इन सभी एग्जामों में ये सेट मतलब जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसको हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। देखिए पहला ये कह रहा है कि पहला प्रश्न ये है कि ये प्रश्न है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो इस कितना दे रहा है 54 और 22, अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की कितने सीटें हैं 54 और राज्यसभा की सीटें कितनी है 22 है। ठीक है। और अगला प्रश्न संख्या 2 कर रहा है कि बिहार में मतलब उस समय थी, ठीक, वर्तमान की बात नहीं है। इस अगला प्रश्न क्या, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो आप सभी लोगों को पता होगी बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। और राष्ट्रपति शासन के संबंधित जो आर्टिकल होता है भारतीय संविधान में दिया गया है, आप सभी लोगों को पता है, ये 356 आर्टिकल 356। और 352 तो राष्ट्रीय आपात के लिए है। और यही 360 देखा जाए मतलब राष्ट्रीय आपात के लिए सारे आर्टिकल देख लें तो 360 किसके लिए है, तो 360 है आपका वित्तीय आपात के लिए। किसका, तो ये वित्तीय आपात है। ठीक। खैर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त करता है, तो देखिए राष्ट्रपति करता है। देखिए जितने भी प्रश्न जो आंसर सही है ना उसको हम हाईलाइट करते हैं ताकि गलत प्रश्न को न पढ़ा जाए। ठीक है। और इससे क्या है कि टाइम भी हमारा बचत होगा। तो कहा है कि राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तेरा नियुक्ति भी क्या है, राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है भाई, ये मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री, इसलिए अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अधिवक्ता का जो वर्णन है अनुच्छेद 165 में है, अनुच्छेद 165। और अधिवक्ता की क्या ना नियुक्ति कौन करता है भाई, तो अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। कौन, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है, ये विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन, विधानसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक आप सभी लोगों को पता होगा कि ये विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, न कि विधान परिषद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। तो ये कौन सबसे कम समय तक रहे, सतीश प्रसाद सिंह। कौन, सतीश प्रसाद सिंह, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, तो ये भागलपुर है। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल वाला कौन सा है, तो ये भागलपुर। और देखिए बिहार जैसे इसमें दिया है कि भागल मतलब किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है, तो इसमें कम से सबसे कम जो जिला है ना भागलपुर में। और भागलपुर का नक्शा देखें तो ये भागलपुर पड़ता है आपका किधर, ये पड़ता है आपका दक्षिण पूर्व में। और भागलपुर में देखिए मात्र 2 जिला, एक तो भागलपुर खुद ही है और दूसरा कौन सा है, बांका है। ठीक है, इस भागलपुर प्रमंडल में मात्र
कौन सा प्रश्न था ये? हाँ, भागलपुर प्रमंडल में मात्र दो जिला, एक बांका है, दूसरा कौन सा है, भागलपुर है। अर्थात मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। देखिए जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग बिहार का मैप देख लेंगे इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा देखें, नक्शा देख लें, तो इस नक्शे के बारे में देखें तो देखिए किशनगंज जो है ना सबसे पूर्वी जिला पड़ता है, ठीक। किशनगंज सबसे पूर्वी जिला। सबसे पश्चिमी जिला देखा जाए तो पश्चिमी, सॉरी पश्चिमी नहीं, सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण होता है, और सबसे पश्चिमी जिला तो कैमूर है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा पड़ता है, तो गया पड़ता है, ठीक। और इसी में हम लोग थोड़ा क्या है कि बिहार का नक्शा भी देख लिए हैं। और अगला प्रश्न है कि, खैर अगला हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो देखिए किसी राज्य का जो वैधानिक प्रधान होता है ना, ये राज्यपाल ही होता है, ठीक है। राज्यपाल क्या होता है, वैधानिक प्रधान प्रधान होता है। और अगला किसी राज्य का वैधानिक प्रधान, ये तो हम लोग देख ही चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ये 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितनी, तो 6 सीटें। नेक्स्ट, एक उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये बिहार ही है। कौन सा राज्य, बिहार है। और प्रश्न संख्या 12 का है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये जिला दंडाधिकारी को। किसको, तो जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिमी बंगाल, नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमा से, दोनों मतलब दोनों को सीमा साझा करता है। तो ये किशनगंज। अभी हम लोग मैप देखें हम लोग, तो इसमें जो ऊपर की तरफ थे यहाँ पे था, ये किशनगंज था ना, हाँ किशनगंज ही था। तो ये किशनगंज जो है ना, ये पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा, मतलब दोनों की सीमा को साझा करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, किशनगंज। क्या रुकिए, एक बार हम लोग फिर पूरा एक बार किशनगंज को देख ही लेते हैं कि कहाँ पर है ये। तो देखिए जो किशनगंज है, देखिए सबसे जो पूछा है कि नेपाल को भी और किसको, और अपना नेपाल और पश्चिम बंगाल। तो देखिए नेपाल और पश्चिम बंगाल को सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला था, तो ये किशनगंज है, और ये सबसे पूर्वी जिला है। और यहाँ पे इसी किशनगंज से 2-3 फैक्ट और है जो प्रश्न पूछता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है। तो ये किशनगंज, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो ये किशनगंज जिला में ही होता है। और यहाँ सबसे जूट उत्पादन कहाँ पे सबसे ज्यादा किया जाता है, तो इसी किशनगंज में ही। तो 2-4 फैक्ट थे किशनगंज से। खैर हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च चोटी, पर्वत चोटी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, ये सोमेश्वर श्रेणी है। कौन है, सोमेश्वर श्रेणी, ये सभी लोग पता होगी, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। अगला है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो देखिए किशनगंज। अभी हम हाल में हम लोग मैप देखें तो उसमें हमने बताया भी कि सबसे जो ज्यादा जो बारिश होती है किशनगंज में होती है। नेक्स्ट, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था, तो ये 2015 में लागू किया गया था। कब, 2015। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो पूर्णिया। अच्छा, हमने हमने देखा अभी किशनगंज हमने बोल दिया, तो किशनगंज और पूर्णिया ये सभी जिलों में जूट का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो अग्रणी है पूर्णिया ही है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो ये कैवाल मिट्टी पाई जाती है। गंगा के जो गंगा मैदान के दक्षिण में जो मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण में, ये कैवाल मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20 कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो ये चौसा के निकट मिलती है। कहाँ पे मिलती है, तो चौसा के निकट मिलती है कर्मनाशा नदी। अगला है प्रश्न संख्या 21, ये कह रहा है कि कांवर झील कौन सा है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे है भाई, तो बेगूसराय में। और बेगूसराय में कोई बिहार का मक्का का घर कहा जाता है। क्या, मक्का का घर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है, तो कहा है कि सीता कुंड, रामेश्वर कुंड या ऋषि कुंड, तो या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सभी क्या है ना कि ये जल मुंगेर में पाए, मतलब मुंगेर में कुंड है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो देखिए राजपुर नहर परियोजना ये कोसी नदी पे है, और कोसी नदी का सभी लोग पता होगा, ये बिहार का शोक कहलाता है। क्या ये, कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, तो बिहार का इसको शोक कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादा बिहार में जो भी बाढ़ से बर्बादी होती है इसी कोसी नदी से ज़्यादातर होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे जो छोटा जिला है ये शेखपुरा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है? तो ये सहरसा में ही है, ठीक। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था ये हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव। अगला प्रश्न है निम्न में से किल प्रश्न संख्या 27 है 27 कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवपाल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला कौन सुल्तान था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो मतलब कौन से शासक से? नुहानी शासकों से, पाल शासकों से या चेर शासकों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेर शासकों से। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी क्या है? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ये दरिया खान नुहानी को। किसको? दरिया खान नुहानी। प्रश्न संख्या 31 कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा की युद्ध सभी लोग पता है कि इसी शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं शेर शाह क्या हुआ? विजयी रहा, ठीक है। हुमायूं को यहाँ पे हार मिली थी और ये लड़ा गया था तब कब? 26 जून 1539 को। कब? 26 जून 1539 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि ये कह रहा है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या था? शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो कौन सा था? तो ये सासाराम था, अर्थात सासाराम से इसने इसने ज्यादातर शासन किया था और सासाराम में ही शेरशाह का क्या है? मकबरा भी है, ठीक है। यहीं पे इसी का मकबरा भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है किसमें? मतलब कौन सी किताब में इसकी चर्चा है? तो देखिए तारीख ए दाऊद में चर्चा है। किसमें? तारीख ए दाऊद, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये खान ए खानम को। किसको? खान ए खानम, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो देखिए अकबर के समय में मुगल काल में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने इनमें से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? मुंगेर का, भागलपुर या राजगीर? तो इन्होंने क्या है, मुंगेर, भागलपुर और राजगीर ये तीनों जिलों में मतलब यहाँ सभी पे इन्होंने भ्रमण किया था, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा और अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि मुगल शासक फर्रुखसिया ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1717। और इसी जो ये जो व्यापार करने के लिए जो अधिकार प्रदान किया था उसको ईस्ट इंडिया क्या कहती है? उसको मतलब मैग्ना कार्टा कहती है। व्यापार का एक तरह से मैग्ना कार्टा कहती है, ठीक है। तो एक बार यह भी प्रश्न पूछा था। तो खैर ये प्रदान कब किया था? 1717 में। अगला 38 प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? ये शाहजहां के काल में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री को पटना में स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो था जाप चरनाक कब बना? मतलब जाप चरनाक पटना फैक्ट्री का प्रधान कब बना? ये 1664 में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था भाई? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिश था, अर्थात ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी ये 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, 16 दिसंबर 1916 को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका जो 27वां अधिवेशन होता है ये पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 43 43।
ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, किसे फांसी की सजा हुई थी? तो ये खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। और इसी मतलब मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी चाकी क्या थे, आत्महत्या कर लिए थे। एक बार बीपीएससी में कई बार मतलब एक बार पूछा है कि मतलब मुजफ्फरपुर बम कांड में किसने आत्महत्या कर लिया था? तो प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट है कि चंपारण में कृषि स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण में कृषि की जांच के लिए एफ.जी. सलाई थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जांच समिति के जो अध्यक्ष थे एफ.जी. सलाई थे। आप सभी लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी से चंपारण से संबंधित कभी न कभी एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है, जैसे कि महात्मा गांधी को चंपारण में आने के लिए निमंत्रण किसने किया, या मतलब कौन से वर्ष में आए ये, और किस जो ये तिनकठिया प्रथा थी चंपारण से संबंधित था, तो तिनकठिया प्रथा में क्या मतलब कौन सा प्रावधान था? तो 4-5 प्रश्न यहाँ से प्रश्न कभी न कभी किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं 45। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेश यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? ये मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। और मेगास्थनीज। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 कि 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सा? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ या रामपुरवा उपयुक्त में से एक सदी। ये सभी क्या है ना कि बिहार में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? ये अश्वघोष को। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली तिसपुत्सिन। और तृतीय बौद्ध संगति किसकी मतलब उस समय कौन से शासक थे? तो उस समय शासक थे अशोक। और आप सभी लोग पता होगा जो बौद्ध संगति था कुल 4 बौद्ध संगति था। एक तो काला शोक के समय में हुआ, एक दूसरा जो हुआ ये, हाँ पहला तो एक काला शोक के समय नहीं, पहला जो था ये पहला जो था अजात शत्रु के समय में हुआ। किसके? अजात शत्रु। दूसरा काला शोक और तीसरा जो था अशोक के समय में हुआ। तीसरा अशोक और चौथा जो था कनिष्क राजा था उसके समय में शासन मतलब उसके शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? ये शिशुनाग वंश का उदय हुआ। और ये सेट नंबर 5 था और इसमें 50 प्रश्न हर सभी लोग पता है हर सेट में लगभग 50 प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।